So hello everyone, welcome back to my channel. This is the new video on the current affairs series. ये current affairs series जो हमने स्टार्ट की है कल से, उसके लिए एक नया वीडियो है और इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, दैट इज़ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में इसमें जो भी करंट अफेयर्स इन्वॉल्व होंगे उनके मैं बेसिक के साथ साथ जो करंट सिनेरियो चल रहा है और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहला करंट अफेयर्स है अबाउट द इंटरनेशनल चैरिटी डे। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस या चैरिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो चैरिटी दिवस है या दान दिवस है वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम शिक्षक दिवस और या टीचर्स डे के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल शिक्षक दिवस हम मनाते हैं। उसी दिन आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। अब एक ऐसा राज्य है हमारे इंडिया में या हमारे भारत में, एक ऐसा राज्य है हमारे इंडिया में, एक ऐसा स्टेट है जिसने रमी और पोकर जैसे जो गेम्स हैं उन पे बैन लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसा एक राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसा जो राज्य है जिसने रमी और पोकर जैसे जो गेम्स हैं उन पे प्रतिबंध लगाया है, तो यह है आंध्र प्रदेश। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। इस पेनिनसुला में ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपको दिख रहा है और आंध्र प्रदेश ने ही रमी और पोकर जैसे गेम्स पर प्रतिबंध लगाया है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। अब एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एन जोगो। एन जोगो। ठीक है, एन जोगो एक नया ऐप लॉन्च हुआ है। इनको लॉन्च किया है हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, जिनके अंडर आती है किरण रिजिजू द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो ऐप है ये किस खेल से संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए तो ये है फुटबॉल से रिलेटेड। तो ये ऐप किससे रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसको आपको याद रखना है। लॉन्च किसने किया है, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, किरण रिजिजू ने, और ये फ्राइडे को लॉन्च हुआ है। ठीक है, फ्राइडे को लॉन्च हुआ है। इसका मेन एम क्या है अगर आपसे पूछे तो जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू कर पाए पेंडेमिक के समय में। पेंडेमिक मतलब अभी जो महामारी चल रही है कोविड-19 की, इस समय भी वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके, इसके लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। और रिजिजू ने जब ये हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने जब ये लॉन्च किया उस समय उन्होंने कहा कि ये पोटेंशियल को देखते हुए एक रिवॉल्यूशन या एक क्रांति की तरह लेकर के आ सकता है कि कैसे फुटबॉल ट्रेनिंग को हम कर सकते हैं वर्चुअली भी, जैसे ही कोविड-19 चल रहा है उसके साथ साथ। मतलब आप अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उस कंडीशन में वहीं पर अवेलेबल रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वर्चुअली ऐप के थ्रू भी ट्रेन कर सकते हैं। इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स है या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो खुद को अगर मान लीजिए इसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पोर्टल की तरह काम करेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। स्वयं योजना रीलॉन्च्ड। ठीक है, स्वयं जैसे कि आप सब जानते हैं एक ऑनलाइन पोर्टल है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। देखिए इसका जो टैग लाइन है वो आप याद कर लीजिए, ये है शिक्षित भारत उन्नत भारत। इसका टैग लाइन क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये पोर्टल है। अब जो स्वयं योजना है ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा या ये लाई गई योजना है जिससे पूरे देश के छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोर्स प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पिछड़े सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनको सर्वोत्तम शिक्षा और संसाधन, मतलब एजुकेशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि देश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। अब ये बात आती है कि स्वयं योजना को रीलॉन्च किया गया, तो ये रीलॉन्च कौन से स्टेट ने किया है,
तो ये स्वयं योजना को रीलॉन्च किया है आसाम ने, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असम। तो ये देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की जो मिडिल वाली जो एक स्टेट है दैट इज़ कॉल्ड आसाम, ठीक है। तो आसाम ने इस जो स्कीम है उसको रीलॉन्च किया है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कौन सी है। तो इंडिया को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क का नेटवर्क है वो है भारत का, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये क्यों हुआ है, ये दो कारणों से हुआ है। जो एक्सप्रेस वेज है उनका बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ है, और इन जो बीते साल हैं उनमें एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, साथ ही साथ हाईवेज का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर आपको पूछा जाए कि किस कारण से इंडिया को वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क माना गया है, तो दो कारण हैं, एक्सप्रेसवे और हाईवेज। इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही उन्नत तरीके से हुआ है पिछले गत वर्षों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ये आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो देखिए, अगर इस एक्सेट्रा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ आप जैसे जानते हैं कि जैसे ये पेंडेमिक आया तो बहुत हद तक कई जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, एमएसएमईज़ है, उन सबको काफ़ी आहत हुआ है, क्योंकि सबको ऑपरेट करने में या जो रोज़मर्रा के जो उनकी रेगुलर प्रोडक्शन वगैरह है सारे कुछ में अफेक्ट हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है। देखिए जैसे कि सिडबी है, जिसको हम अगर इसका फुल फॉर्म में बताऊँ तो ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो सिडबी है इन्होंने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, एक स्टेट के साथ में, और ये स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो कि एमएसएमई के विकास के लिए सही हो उसको डेवलप कर सके, उसका विकास कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से सिडबी ने जिस राज्य के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है वो है महाराष्ट्र। आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ सिडबी के बारे में। तो सिडबी अगर एजेंसी की बात करें तो ये बनी थी 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को बनी थी, 30 साल पहले लगभग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अगर पूछा जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इसके अभी एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इतना आपका सिडबी से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया गाइस। अगर करंट अफेयर आया तो ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको यही पूछे कि सिडबी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। अगर करंट में ये न्यूज़ चल रही है कि महाराष्ट्र के साथ पार्टनरशिप है तो ये सिडबी का बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से इसको कवर करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि जब चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती है ना तो याद जल्दी होता है, याद रह भी जाती चीज़ें। जैसे मैंने आपको सिडबी बता दिया, महाराष्ट्र के साथ टाई अप बता दिया, अब ये कब बना था ये भी पता चल गया आपको कि 2 अप्रैल 1990, मतलब लगभग 30 साल पहले बना। हेडक्वार्टर लखनऊ में है और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, लिटिल ग्रुप ऑफ ग्रीन नजेस, भाई ये बुक लॉन्च किसने की है। तो ये बुक लॉन्च हुई है UNEP के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसने 1 सितंबर को एक पब्लिकेशन लेकर के आए हैं, वो है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। ये ऐसे स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए है ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट को अपना सके, ठीक है, ऐसे आदतों को डेवलप कर सके जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और अपनी लाइफस्टाइल को ग्रीन लाइफस्टाइल में तब्दील करें। मतलब ऐसी चीज़ों से यूज हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आप मोटरसाइकिल में जाते हैं कहीं पर भी, अगर आपको छोटी दूरी तय करनी है तो आप मोटरसाइकिल की जगह साइकिल के लिए ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी एक कहते हैं ना ग्रीन गुड डीड्स। आपने अगर आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते होंगे तो उसमें हमेशा ब्रेक में देखिएगा, आदत डालिए ऑल इंडिया रेडियो, कई बार जब उनकी जो न्यूज़ होती है वो सटीक होती है। अगर आपको फ्री टाइम मिले तो AIR न्यूज़ ज़रूर सुनिएगा, तो उससे ब्रेक में हमेशा आता है ग्रीन गुड डेट्स। ऐसे वर्ड्स का अगर आप मान लीजिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, अपने आंसर राइटिंग में इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ग्रीन गुड डेट्स एक्सेट्रा, तो ये सारे जो की पॉइंट्स है आपको
जो आंसर लिखेंगे आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे। तो ये आप पहले याद रख लीजिए, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, ये 1 सितंबर को लॉन्च हुई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने इसको लॉन्च किया है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट को डेवलप करने के लिए और ग्रीनर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक नई पब्लिकेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इंडो पैसिफिक क्लब को अब जर्मनी ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, जर्मनी ने भी अब इंडो पैसिफिक क्लब को ज्वाइन कर लिया है। जर्मनी ने लगभग 40 पेज की जो गाइडलाइंस है उसको ड्राफ्ट किया था इसके लिए, और इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजी के हैं इस हिसाब से ही उन्होंने इसको अडॉप्ट भी किया है। अब ये जो सेकेंड यूरोपियन नेशन हो गया फ्रांस के बाद में जिसने इंडो पैसिफिक रीजन को ज्वाइन किया है। याद रखिएगा, पहला नेशन फ्रांस था जिसने इंडो पैसिफिक क्लब को ज्वाइन किया था। सेकेंड यूरोपियन नेशन है, यूरोपियन नेशन कह रहा है ना, ये फर्स्ट नेशन नहीं, फर्स्ट यूरोपीय जो देश है जिसने ज्वाइन किया था वो था फ्रांस, और दूसरा यूरोपियन देश है जर्मनी। ठीक है, इसने इसको ज्वाइन किया है। तो जर्मनी ने ये जो मूव लिया है, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, इस सब के जो ये क्वाड है, ठीक है, क्वाड है मतलब चार जहाँ पर अगर चीज़ें होती है तो उसको क्वाड कहते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये पहले से थे। तो इन्होंने अपने रिलेशन इन सब देशों के साथ भी इम्प्रूव करने के लिए ये मूव लिया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में। तो राज्य शासन ने जो निजी अस्पताल है उसमें कोविड से रिलेटेड जो कोविड पेंडेमिक है, कोविड-19 है, उसके इलाज के लिए दर निर्धारित कर दी है। हमारी जो राज्य शासन है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने दर निर्धारित कर दी है। तो देखिए इस तरीके से जो हॉस्पिटल्स है वो अलग अलग श्रेणियों में बटे होंगे। देखो, सुपर स्पेशलिटी जो सुविधाएं हैं उनके आधार पर अस्पतालों को बांटा जाना है, जो 3 श्रेणियों में होंगे। ए श्रेणी में 6, बी श्रेणी में 8 और सी श्रेणी में 14। तो ऐसे याद रखिएगा, 6, 8, 14, इस तरीके से याद रखना है आपको कि ए में 6, बी में 8 और सी में 14 अस्पताल होंगे। तो राज्य शासन ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, उनके लिए दर ये निर्धारण किया। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये है। अब निजी अस्पतालों में जो सुपर स्पेशलिटी सुविधा है उसके आधार पर 3 श्रेणियां बताई उन्होंने। तो ए श्रेणी में कौन कौन से राज्य मतलब हमारे जो जिले आ रहे हैं वो आप देख लीजिए, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़। याद रखिएगा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ये ए श्रेणी में। बी श्रेणी में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, बस्तर, ये सारे जिले बी श्रेणी में आ गए। और सी श्रेणी में शेष जो जिले बचेंगे वो सी श्रेणी में आएंगे या सी कैटेगरी में आएंगे। चलिए मैं आपको ए कैटेगरी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो ए श्रेणी वाले जितने भी हॉस्पिटल होंगे, जैसे मैंने आपको बताया दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर एक्सेट्रा, तो उनको नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें मॉडरेट जो स्थिति वाले हैं ना मरीज, उनके इलाज के लिए लगभग 6200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ए कैटेगरी में लगभग 6200 रुपये के शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें सपोर्टिव कैरियर, आइसोलेशन बेड के साथ में ऑक्सीजन और पीपीई किट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सारा ए के बारे में हो गया। और अगर मान लीजिए कोई मरीज ऐसा है जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है तो उसको रोजाना 12,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसमें वेंटिलेटर केयर के बिना आईसीयू और पीपीई किट शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बी श्रेणी की बात करें तो इसमें भी ऐसे ज़िले हैं जो इन जिलों के भी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उनको मॉडरेट, गंभीर और अति गंभीर ऐसे मरीजों के इलाज के लिए ए श्रेणी के लिए निर्धारित दर का 80% या सी श्रेणी वालों के 60% शुल्क ले सकेंगे। ठीक है, तो अगर ए कैटेगरी में 6200 है तो उसका 80% यहाँ पर लिया जाएगा और सी कैटेगरी का 60% लिया जा सकेगा। ठीक है, और इसमें डायग्नोसिस एक्सेट्रा भी शामिल है। अब बात करते हैं कि जो अभी कोविड पैंडेमिक आया है इसमें हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर्स है और अन्य मेडिकल स्टाफ है
उनको भी क्वारंटीन के लिए राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश समय समय पर जारी किया जाएगा। और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक्ट बता देती हूँ कि जो आदेश जारी हुआ है उसमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत जारी किया गया है। तो ये 3 एक्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत ये आदेश जारी होते हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।